देखिए टॉपिक है संघट्टवाद सिद्धांत की अवधारणाएं। संघट्टवाद सिद्धांत का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं हम अभिक्रिया के वेग को मापने के लिए। इसका प्रयोग किया जाता है अभिक्रिया के वेग को मापने के लिए। अब ध्यान देना है, परंतु यहां पर कुछ सिद्धांत आवश्यक हैं। अभिक्रिया के वेग को मापने के लिए हमें यहां पर कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ध्यान देना है। पहला क्या है? पहला पॉइंट है कि कुछ न कुछ अणुओं की टक्कर होना आवश्यक है। जब तक अणुओं की आपस में टक्कर नहीं होगी तब तक अभिक्रिया नहीं होगी, और अभिक्रिया नहीं होगी तो अभिक्रिया का वेग भी उत्पन्न नहीं होगा। तो अणुओं की टक्कर होना आवश्यक है। और जो अणुओं की टक्कर, यानी देखो कई प्रकार की टक्करें होती हैं। अब एक मानो हमने कोई दो पत्थर ले लिए और दोनों पत्थरों को आपस में टक्कर कराई। पत्थर की टक्कर हमने क्यों कराई? कि पत्थर टूट जाए। ठीक है, अब पत्थर टूट गया तो उस टक्कर को हम कहेंगे प्रभावी टक्कर। और पत्थर पर कोई प्रभाव ही न पड़े, टूटे ही नहीं, तो उसे कहेंगे अप्रभावी टक्कर है। तो अभिक्रिया कब होगी? जब वो टूटेगा, छोटे छोटे कणों में बटेगा। तो यानी यहां पर होता है अणुओं की टक्कर होना आवश्यक है। और टक्कर भी कैसी होनी चाहिए? प्रभावी टक्कर है। प्रभावी टक्करें क्या होती हैं? जिन टक्करों के फल स्वरूप रासायनिक अभिक्रिया होती है उन टक्करों को हम प्रभावी टक्करें। प्रभावी टक्करों से नंबर 2 बात करें तो हमारे एक सक्रिय अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? यानी प्रभावी टक्कर होने से जो अणु टूट जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? या ऐसे कहें, वे अणु जो प्रभावी टक्करों में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सक्रिय अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अब हमारी अभिक्रिया प्रारंभ होने से एक अंतिम स्टेज तक जाती है, यानी एक निम्नतम ऐसी ऊर्जा जो सक्रिय अणुओं के द्वारा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं देहली ऊर्जा। क्या होती है? देहली ऊर्जा क्या होती है? भाई प्रभावी टक्करों से बनेंगे क्या? सक्रिय अणु, और सक्रिय अणुओं की निम्नतम ऊर्जा क्या कहलाएगी? देहली ऊर्जा। और इसके बाद अगला नंबर आता है हमारा सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा होती है हमारी देहली ऊर्जा माइनस के प्रारंभिक ऊर्जा। यानी प्रारंभिक ऊर्जा और देहली ऊर्जा का अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है? मैं एक ग्राफ बना देता हूं। देखिए यहां पर हम ऊर्जा ले लेते हैं, यहां पर अभिक्रिया की प्रगति। ठीक है, मानो कोई भी अभिकारक पदार्थ, अभिकारक यहां रखा हुआ है, यहां से अभिक्रिया प्रारंभ हुई, धीरे धीरे प्रभावी टक्करें होती गई, प्रभावी टक्करों से सक्रिय अणु बने और सक्रिय अणु से बनते बनते यहां तक पहुंच गई उसकी ऊर्जा। यानी अभिकारक यहां 0 से प्रारंभ हुई ऊर्जा और बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गई? यहां तक। इसे हम क्या कहेंगे? जो अंतिम स्टेज होगी उसे कहेंगे क्या हम? देहली ऊर्जा। फिर धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगी और यहां पर खत्म। यहां क्या बन गया इसका? उत्पाद। यानी जैसे जैसे अभिकारक परिवर्तित हुआ उसमें से वैसे ही वैसे ऊर्जा निकलती गई, और ऊर्जा की जो अंतिम स्टेज है, यानी जहां तक उसमें ऊर्जा निकल रही है उसे हम क्या कहेंगे? देहली ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? देहली ऊर्जा। और उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, देहली ऊर्जा गिरती जाएगी और उत्पाद हमारा बन करके
तैयार। अब यहां से और यहां तक का जो अंतर है इन दोनों के बीच का, भाई यहां क्या था, अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले की ऊर्जा थी, और उस ऊर्जा और दहली ऊर्जा के बीच का जो अंतर है उसे हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा को हम डेल्टा ई से नोट करते हैं। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? दहली ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का अंतर। तो समझ लें संघट्टवाद सिद्धांत क्या है। संघट्टवाद सिद्धांत हमारा कब लागू होगा? जब कम से कम दो अणु आपस में टक्करें कर रहे होंगे। वो भी टक्करें कैसी होनी चाहिए? प्रभावी टक्करें। प्रभावी टक्करों से सक्रिय अणु बनते हैं। सक्रिय अणु क्रिया करके दहली ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो किसी भी अभिकारक से उत्पाद बनने, यानी किसी भी अभिक्रिया की उच्चतम ऊर्जा होती है। और दहली ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा के अंतर को मान लिया जाए, हम जब स्टार्ट हो रहे थे तो हमारे पास 10 कैलोरी ऊर्जा थी, और जब हमारी दहली ऊर्जा पहुंच गई तो वहां पर 70 कैलोरी पहुंच गई। मान लीजिए दोनों का अंतर कितना हो गया? 60 कैलोरी। 60 कैलोरी कब बढ़ी? जब अभिक्रिया हो रही थी, जब कोई अभिकारक उत्पाद में बदल रहा था, तो वहां जो ऊर्जा बढ़ी वो 60 कैलोरी तक बढ़ गई, और वही 60 कैलोरी क्या कहलाएगी? सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। तो हमारे संघट्टवाद सिद्धांत में इन 4-5 पॉइंटों का होना अत्यंत आवश्यक है। इन्हीं के द्वारा हम अभिक्रिया के वेग को ज्ञात कर सकते हैं, या ये कहें कि संघट्टवाद सिद्धांत में यदि वेग ज्ञात किया जा सकता है वो ऊर्जाओं के बल पर ज्ञात किया जा सकता है, ना कि समय और चाल के आधार पर। देखिए, तो यहां बात कर रहे थे हम सक्रियण ऊर्जा, आपने भी पढ़ा। तो सक्रियण ऊर्जा के बाद बात करें सक्रियण ऊर्जा का महत्व। इसका अभिक्रियाओं में क्या महत्व होता है? पहली बात तो यह है कि सक्रियण ऊर्जा के द्वारा, सक्रियण ऊर्जा के द्वारा हम तुलनात्मक वेग, अभिक्रिया के तुलनात्मक वेग ज्ञात कर सकते हैं, या तुलनात्मक वेग का पता लगा सकते हैं। क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है सक्रियण ऊर्जा का। पहला बात तो ये हो गया, इसका सक्रियण ऊर्जा का महत्व क्या होता है। इससे हम अभिक्रिया के तुलनात्मक वेग का पता लगा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, या हम ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी। वे अभिक्रियाएं जिनकी प्रगति में ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा मुक्त होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी कहा जाता है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का शोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी कहते हैं। ध्यान रखो बेटा, जैसे हमारे पास अभिक्रिया के दो भाग है, एक तो होता है अभिकारक और इधर होता है। यदि आपको कहीं भी यहां पर ऊष्मा या ऊर्जा लिखी मिल जाए तो अभिक्रिया कौन सी है वो? भाई हमारे पास पहले अभिकारक में ऊष्मा नहीं थी, परंतु हमें बाद में मिल गई, तो क्या हो गई? और यदि ऊष्मा या ऊर्जा यहां लिखी मिल जाए और यहां न हो, तो भाई जब अभिक्रिया हम करा रहे थे तो हमारे पास ऊष्मा थी, परंतु जब उत्पाद बन के आया तो वो ऊष्मा हमें वापस नहीं मिली। उस ऊष्मा को अभिक्रिया खा गई, यानी उसका शोषण कर लिया, तो ये कौन सी हो गई? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ध्यान देना है, यदि यहाँ पर डेल्टा एच यानी स्थितिज ऊर्जा का मान नेगेटिव हो तो ऊष्माक्षेपी, और यदि यही मान यहाँ पर पॉजिटिव हो तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी। बात करते हैं अगले नंबर की। नंबर 3 पर क्या महत्व होता है इसका? नंबर 3 पर महत्व है, यदि सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है? 0, तो यहाँ पर ताप क्या हो जाता है? अप्रभावी हो जाता है, यानी ताप का अभिक्रिया के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जब सक्रियण ऊर्जा क्या हो?
भाई सक्रियण ऊर्जा 0 हो गई तो इसका मतलब है कि ऊर्जा उसमें रिलीज नहीं हुई है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? प्रारंभिक ऊर्जा और अंतिम ऊर्जा, यानी दहली ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा का अंतर क्या होता है? सक्रियण ऊर्जा। अब वही तो उसकी प्रारंभिक ऊर्जा और यही हो गई दहली ऊर्जा, यानी अभिक्रिया सीधी एक ही रेखा पर हो गई, उसकी ऊर्जा में कोई अंतर हुआ ही नहीं है। जब अंतर ऊर्जा उत्पन्न, ऊर्जा में अंतर नहीं है तो उसके ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करते हैं नंबर 4। यदि किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक उपस्थित हो, उत्प्रेरक उपस्थित होंगे तो वहां सक्रियण ऊर्जा स्वतः ही कम हो जाएगी, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है वो किसके कारण बढ़ रहा है? उत्प्रेरक के कारण, ना कि ऊर्जा के कारण। तो जहां पर उत्प्रेरक उपस्थित होंगे वहां पर सक्रियण ऊर्जा का मान स्वतः ही कम हो जाएगा, और सक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया का वेग जो होता है वो सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और अभिक्रिया का वेग या प्रभावी टक्करों के मान बढ़ जाते हैं।